अटल बिहारी वाजपेयी को हाँ, एआईएसएफ से निकाला गया था। निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? उस बहुत डिटेल में ना जाए तो अच्छा है। कहना मतलब, अरे आप कॉमरेड्स को सब कुछ मालूम होता है, लेकिन आप कुछ बताना नहीं चाहते। जेएनयू में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ा रहे हैं, को इंग्लिश आती नहीं है। मतलब वो जो जामिया का वीसी है वो वैसे से एफिलिएटेड है। जैसे दूसरा सवाल मेरा इसी भी था कि विश्वविद्यालयों में बढ़ रहे प्रशासनिक मनमानी और छात्रों पर हो रहे दमन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? वाले वक्त में हाँ। यहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी, दलित आइडेंटिटी लेके सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के तक अब सीमित नहीं है। कितना अनएथिकल है कि रात को 4 बजे वार्डन चेकिंग करने आता है जेएनयू कैंपस में। जेएनयू कैंपस में बीजेपी जो है वो फासिस्ट सरकार नहीं है। ये बयान है 2015 का। जेएनयू के वीसी का भी तो आरएसएस से लोग बोलते हैं लिंक है, तो आप लोग कैसे बचाते हैं अपने वीसी को? हम तो वीसी के अगेंस्ट में है ना। आयशा अपनी तरफ से भरते झोली या मेरी या मोहम्मद बजाती है, तो क्या वो हिंदू विचारधारा की कुछ गानों को बजाना भी पसंद करेगी? नहीं, ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। आयशा की गलती है फिर इसमें? आप लोग जिसमें नाम से- नहीं लेते कि कितने लोग अंदर हैं? नहीं, कन्हैया नहीं, कुमार नहीं। नाम लेना छोड़ दिया। नाम मैं ले रहा हूँ, नाम उमर खालिद है। मुझे लगता है कि सिर्फ कहीं कहीं नारों में उनको याद कर लिया जाता है, फेसबुक पोस्ट में उनको लाइक कर दिया जाता है, बाकी वो गायब हैं। नहीं, पूरे दिनचर्या ऐसा- में ही नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और हम हैं जेएनयू के सड़क के ठीक बराबर एक छोटी सी ये जगह है। इसको लोग खास करके केसी मार्केट के पीछे वाला एरिया बोला करते हैं। और हमारे साथ हैं साजिद जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू के, जेएनयू के। ढेर सारे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इलेक्शंस हैं ना, वो कई विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे बंद कर दिए जा रहे हैं। इसका नामो निशान ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, या फिर वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, कई लोगों को इसका मैकेनिज़्म नहीं मालूम है। तो हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और जॉइंट सेक्रेटरी में आपका कार्यभार होता क्या है, वैसे कुछ बताइए। बेसिकली हमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जेएनयू में 4 ऑफिस बेरर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो एज अ जॉइंट सेक्रेटरी या एज अ प्रेसिडेंट, चारों ऑफिस बेरर का काम है कि स्टूडेंट की जो डिमांड है, स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, और सिर्फ स्टूडेंट के नहीं, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जो स्टाफ हैं, उनके भी मुद्दे एडमिन तक पहुँचाएँ और उनकी जो डिमांड है उनको फुलफ़िल कराएँ। और ऑफिस बेरर जो हैं जेएनयू के, वो सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है। जेएनयू से इसलिए जाना जाता है कि देश के तमाम जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो एक निचले तबके से आने वाले लोगों की आवाज़ जेएनयू उठाता रहा है, उस आवाज़ को लोगों के सामने लेके आए और उनकी आवाज़ एक तरह से बन सके। और हाँ, समाज दबे कुचले गरीबों के जो हाशिए पे हैं, जो हाशिए पे हैं, उनकी आवाज़ बन सके और लेके आए लोगों के सामने, सरकार के सामने, और उनकी डिमांड को, उनके एक तरह से कह लीजिए कि जो समस्याएं हैं उनको हल करवाने का काम कर सके। मतलब इतना डाइवर्स मैनिफेस्टो है जेएनयू का कि हमें संसार या समाज कैसे चाहिए, और उसी जेएनयू के अंदर आपको आइडेंटिटी को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। मैंने द हिंदू में पढ़ा, मैं सोचा एक इंटरव्यू लेता हूँ आपका। आखिर मुद्दा क्या था, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, सब कुछ बताइए आप थोड़ा। देखिए, ये सिर्फ मेरे पर्सनल आइडेंटिटी पे अटैक नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है 2014 से, उसके बाद आप देखते होंगे कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत बोई गई। फिर उसका रिएक्शन हमें ट्रेनों में और मॉब लिंचिंग के तौर पे देखा गया। और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस इधर उधर चल रही हैं कि मस्जिद के सामने से या ऐसी जगहों से जो जुलूस निकलता है, वहाँ से एक अजीब तरह का नारा, जय श्री राम का नारा, या हम पहुँच रहे हैं ऐसे समाज को निर्माण करने में जो पूरा एक जो सोच है आरएसएस की आइडियोलॉजी या बीजेपी की, जो एक नफ़रत भरी सोच है मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वो सिर्फ मुसलमानों के तक अब सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि इस जो आइडियोलॉजी का चेहरा था वो अलग अलग संस्थानों में पहुंचा, अपना अपना रूप लेके एसयू में पहुंचा। वहाँ पे दलित आइडेंटिटी पे हमला हुआ, जामिया पे अटैक हुआ, फिर जेएनयू में अटैक हुआ। वो एक सिलसिलेवार कड़ी है, उस पर मैं
भी अब शामिल हो गया हूँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मैं एक मुस्लिम आइडेंटिटी से आता हूँ तो मुझको अलग तरीके से टारगेट किया गया। और जेएनयू में ये चीज़ें इसलिए थोड़ा सरप्राइज़ कर देती हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर कोई कर रहा है तो किसी हद तक ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये चीज़ें एक शिक्षक और एक प्रोफेसर के द्वारा की जाने लगें तो ये मतलब कि किसी भी हॉस्टल में जो वार्डन होता है वो जेएनयू का ही शिक्षक होता है, जेएनयू का ही प्रोफेसर होता है। अगर वो उससे मैं रात में 4 बजे चेकिंग करने आता है, आप ये सोचिए कि 4 बजे कितना उसको क्या कहेंगे, मतलब कितना मुद्दा क्या था, मतलब अनएथिकल मैटर है। क्या है? मैटर ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना अनएथिकल है कि रात को 4 बजे वार्डन चेकिंग करने आता है और सुबह आपको क्लास जाना है। आप ये 12 बजे के बाद आप लाइब्रेरी से आते हैं, आप सोते हैं कि सुबह फिर उठ के फिर हमें क्लास जाना है या फिर लाइब्रेरी जाना है, और 4 बजे आपको डिस्टर्ब किया जाता है। और डिस्टर्ब सिर्फ नहीं किया जाता, और ये लोहित हॉस्टल में या जेएनयू के किसी हॉस्टल में ये पहली बार चेकिंग नहीं हो रही है। पहले भी चेकिंग होती थी, लेकिन ये इस बार जो चेकिंग हुई है ये चेकिंग नहीं हुई है, ये गुंडागर्दी हुई है। छात्रों के हॉस्टल में पहले कावेरी में, फिर पेरियार में। जैसे कि एक बात यहाँ खड़ी होती है कि वार्डन के कार्य क्षेत्र में आता है कि वो कभी भी या कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए हॉस्टल के किसी कोने में जा सकता है, लेकिन क्या ये समय सीमा किसी प्रोटोकॉल में है कि इस समय सीमा से लेकर के इस समय सीमा तक एक वार्डन या कोई भी प्रशासनिक आदमी इंटरवीन नहीं करेगा 4 बजे या 5 बजे? आपको वार्डन चेकिंग करना है, आप 1 बजे रात में आइए, 12 बजे रात में आइए। आप 4 बजे आते हैं जब लोग गहरी नींद में होते हैं, और तब जब आप आते हैं 1 साल से हॉस्टल का रिनोवेशन हो रहा है, वॉशरूम का, हम उनसे पूछते हैं कि 1 साल से रिनोवेशन हो रहा है। 1 साल मतलब 1 साल का आप समय हॉस्टल के रिनोवेशन में लगा देते हैं, वॉशरूम के रिनोवेशन में, हॉस्टल के रिनोवेशन में नहीं। जबकि 1 साल में पूरा एक नया हॉस्टल बन सकता है। 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम में हॉस्टल के स्टूडेंट को अलग विंग में वहाँ से 150 मीटर दूर वॉशरूम यूज़ करने जाना पड़ता है। लेकिन जब हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनसे सवाल पूछते हैं कि 1 साल हो गया है, उसके पहले आप कभी नहीं हॉस्टल में आते हैं, आप आज इसलिए आते हैं कि आप फ़ाइन ले सकें, स्टूडेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन लगा सकें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब उनसे पूछते हैं कि वार्डन आप हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं वार्डन हूँ, हॉस्टल चेक कर रहा हूँ। तो मैं कहा सर 1 साल से हॉस्टल में रिनोवेशन हो रहा है, आप उसको खुलवाइए जल्दी से, वॉशरूम यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठंड का मौसम है, 25 जनवरी की ये बात है। तो वो बोलते हैं कि नाम बताओ अपना, तुम कौन हो? तो मैंने अब जब अपना नाम बताया कि मेरा नाम साजिद है, तो उनको लगा कि ये मुस्लिम नाम है, उर्दू अरबी फ़ारसी नाम है, और उस उर्दू अरबी फ़ारसी नाम उसी का होता है जो मुस्लिम आइडेंटिटी से आता है। तो उन्होंने नाम सुनते ही उनकी जो मानसिकता है वो झलकती है, वो तुरंत बोलते हैं कि रुको, तुमको अपने रूम को इस हॉस्टल से गायब करवाता हूँ। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने कुछ आपसे ना बदतमीज़ी की है और ना आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा है जो गैर संवैधानिक है या कोई बदतमीज़ी की है। उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। 4 तारीख को, 25 जनवरी की बात है, 4 फेब को गार्ड रिपोर्ट सौंपता है प्रोक्टोरियल ऑफिस में। उसके पहले मैं फ्राइडे को चेकिंग होती है, 25 जनवरी फ्राइडे को, मैं उसी दिन मेल करता हूँ वाइस चांसलर को। फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे और मंडे को वाइस चांसलर से मिलता हूँ, डीन ऑफ स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसी घटना हो रही है, वार्डन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उस पर वाइस चांसलर सिर्फ आश्वासन देके छोड़ देती हैं। उसके बाद 4 तारीख को, जो कि मुझे गार्ड अपनी रिपोर्ट सौंपता है, 21 फेब को मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है, और उसके बाद उस इंक्वायरी में ये लिखा जाता है कि 27 तारीख को आपको प्रेजेंट होना है, आपकी हियरिंग है। तो जब मैं आज 27 तारीख को शाम को 4 बजे पहुंचता हूं, तो जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे बताया जाता है कि आपको मेल किया गया है अभी। जब मैं अपना मेल चेक करता हूं तो उसमें लिखा है कि ड्यू टू सम ऑफिशियल रीज़न मीटिंग को पोस्टपोन, हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसमें ये लोग करते क्या हैं कि इसके पहले भी कई लोगों के साथ हुआ है कि पानी के लिए जब सारे हॉस्टल के प्रेसिडेंट ने आज के 2 साल पहले प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, उसमें हुआ ये था
कि सबको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। जब हल्ला हंगामा हुआ तो सारी इंक्वायरी को टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद उसी इंक्वायरी को 6-7 महीने बाद फिर से शुरू करके सब पे फाइन लगा दिया गया। इससे लाभ क्या है उनको? इससे लाभ ये है कि जो स्टूडेंट की आवाज़ है, जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, जो स्टूडेंट एक्टिविज़म है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और डिक्टेटरशिप है एक तरह से, तानाशाही है कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए, लोगों की डिमांड हम तक आए ना, हम जो चाहें करें। हाँ, जैसे दूसरा सवाल मेरा इसी भी था कि विश्वविद्यालयों में बढ़ रहे प्रशासनिक मनमानी और छात्रों पर हो रहे दमन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? जेएनयू ही नहीं और भी हर जगह हो रहा है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी खास कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसा ही कुछ पोस्टर लगा देने का कृत्य हुआ कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी रिवील हो गई कि ये इस विचारधारा या ये चीज़ सोचते हैं और उनके जान को भी खतरा हुआ। काफ़ी उसमें छात्राएँ भी थी उसमें। मैं ये कह रहा हूँ, और जेएनयू से गया हुआ एक व्यक्ति प्रोफेसर जो वहाँ पे वाइस चांसलर है वो ऐसा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला जो अटैक हुआ है वो जेएनयू पे हुआ है। जेएनयू पे इसलिए हुआ है कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने वाला, समाज के मुद्दों पे, समाज की समस्याओं पे, जो घटनाएं हो रही हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहे हैं देश भर में, या किसी भी ऐसे मुद्दे पे जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो मजलूमों के मुद्दे हैं, उस पर जेएनयू हमेशा चढ़ के बोला है। तो कहीं ना कहीं सरकार जेएनयू से डरती थी। सबसे पहले अटैक जेएनयू पे करवाया, उसके बाद जामिया है, एसयू है और उन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू है, जहाँ से आवाज़ उठ सकती थी, वहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन को ख़त्म किया गया। उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट फिर भी आवाज़ उठा रहे थे, उन पे इंक्वायरी बिठाई गई, उनको जेल में यूएपीए के तहत बिठाया गया। और न जाने कितने लोग अभी भी यूएपीए के तहत अंदर हैं। आप लोग नाम नहीं लेते कि कितने लोग अंदर हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नाम क्यों नहीं लेते? सरजील इमाम है, उमर खालिद है। उमर खालिद का नाम लेना, कई लोग जैसे कन्हैया कुमार नाम लेना छोड़ दिया। वो भी एक समय आईसा में था। नहीं, वो आईसा में नहीं थे, वो आईएसएफ में थे। ये आईएसएफ में था। हाँ, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में थे। ओके, नाम मैं ले रहा हूँ, नाम उमर खालिद हैं, सरजील इमाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, एक दो नाम नहीं है, पूरी लिस्ट है। हम नाम गिनवाने बैठ जाएंगे तो सिर्फ नाम ही गिनवाते रहेंगे। और उनको सिर्फ इस आइडेंटिटी पे उनको जेल में ठूसा गया, या तो वो दलित हैं या तो वो मुसलमान हैं। हाँ, तो इस पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो स्टेट ऑपरेशन जो छात्रों पे किया जाता है, इसके खिलाफ आप एकजुटता को लेकर के क्या कर रहे हैं और इस पे आपका क्या कदम है? आप लोग क्या करने वाले हैं? कई लोग 5-5 साल से अंदर बंद हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ कहीं कहीं नारों में उनको याद कर लिया जाता है, फेसबुक पोस्ट में उनको लाइक कर दिया जाता है, बाकी वो गायब हैं। नहीं, पूरे दिनचर्या में ही नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है। हम जंतर मंतर पे भी एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन एक तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे प्रोटेस्ट अगर हम कर रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहुँचने से पहले ही वहाँ से हमको डिटेन करके भेज दिया जाता है और इतनी दूर भेजा जाता है कि वहाँ से वापस आते आते फिर इतनी हिम्मत नहीं रहती है या इतनी ताकत नहीं रहती कि तुरंत फिर से प्रोटेस्ट किया जाए। और ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई जाती है, जेएनयू में आज भी आवाज़ उठाई जाती है और जेएनयू के लोग भी जंतर मंतर जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाते हैं, अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के थ्रू बुलंद करते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉपर, मुझे तो ये और जामिया में थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है साजिद जी। क्या कन्फ्यूज़न कि जेएनयू में एक लड़के को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जाता है और जामिया में खुद एक मुसलमान वाइस चांसलर है, फिर भी वो वहाँ पे वो ऐसी बात यह है कि आरएसएस का दोहरा चेहरा सबको पता है। मतलब वो जो जामिया का वीसी है वो आरएसएस से एफिलिएटेड है। बिल्कुल। अभी इस टाइम में वही लोग अपॉइंट हो रहे हैं एज अ वाइस चांसलर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है, या एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर, जो उनकी विचारधारा से बिलोंग करते हैं या उनके जो नियर हैं। तो वो लोग हैं। अगर डिक्टेटरशिप, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि तानाशाही है, कि कहीं भी आप निचले स्तर से लेके आप कहीं भी अगर आप आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, या आप पे केस दर्ज होगा, या आप पे फाइन लगा दिया जाएगा, या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो जामिया जो है, आज से ठीक 5 साल पहले जामिया पे अटैक इसीलिए करवाया गया था कि वहाँ से एक बड़ा लार्जर लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया था CANRC के खिलाफ। वहाँ से बहुत सारे एक्टिविस्टों को जेल में डाला गया, फिर लाइब्रेरी में या जामिया में घुस के पुलिस से अटैक करवाया गया। आज जामिया के स्टूडेंट इसलिए लड़ रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठा सकें। जी, वहाँ भी यूनियन का इलेक्शन बैन है, इसलिए बैन है कि वहाँ पे एक्टिविज़म ना शुरू हो जाए, अपने रंग में
और अपने हिसाब से पूरे यूनिवर्सिटी को चलाया जाए। ये जो लॉबिंग, वैसे तो आप जब फासिस्ट या डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो एक मेरे जहन में एक लोगों का वाक्य याद आता है। सीपीआई अभी कुछ दिनों पहले कुछ उसका बयान आया कि ये बीजेपी जो है वो फासिस्ट सरकार नहीं है। नहीं, ये बयान कुछ दिनों पहले का बयान नहीं है, ये सीपीआई का नहीं है, ये सीपीएम का है। सीपीएम का है, सॉरी सीपीएम का है, मैं संशोधन करता हूँ इसमें। सीपीएम का बयान है और ये बयान नया नहीं है, ये दोबारा से वायरल किया गया है। ये बयान है 2015 का। ओके, 2015 का बयान है। उनको उस टाइम लगा होगा कि फासिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो बीजेपी के आए हुए 1 साल हुआ था। लेकिन उसके बाद से फासिज्म का चेहरा जो दिखना शुरू हुआ है, उसके बाद से देखिए ना किस तरीके से एनईपी लाया गया बिना संसद में बहस किए हुए। ओके, और उसको थोपा जा रहा है, हिंदी थोपी जा रही है साउथ इंडियन स्टेट में, तमिलनाडु में, और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम तुमको फंड नहीं देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक आप हिंदी को कंपलसरी नहीं करते हो अपने इंस्टीट्यूशन में। ओके, तो ये थोपना, ये तानाशाही तो है और क्या है। मतलब इस पे तो मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कई सारे डिसीजन जो सरकार लेती है, जैसे कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि वो एक अलग तरीके की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो गिना जा रहा है कि कौन कौन वाइस चांसलर बन सकता है। अब कोई भी वाइस चांसलर बन सकता है, कोई क्या, कुछ खास लोगों को बनाने के लिए कुछ खास रणनीति निकाल करके कुछ खास निर्णय लिए जाते हैं। सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये रणनीति या ये नोटिस जो यूजीसी से आया है, उनके पास पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो वो लेके आए हैं कि कोई भी वाइस चांसलर बन सकता है जो आरएसएस से हो या जो उनकी विचारधारा से हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनकी विचारधारा से हैं तो उनको बना दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उसके पहले नेट का एग्ज़ाम जो कंपलसरी हुआ करता था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जब वो देखे कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो उनको कंपलसरी जो था एग्ज़ाम उसको ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, अब कंपलसरी नहीं है, आप एमए के बेस पे, मास्टर के बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारे लूप होल हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे लोग इस प्रक्रिया में घुस जाते हैं जो ठीक से क्लास तक लेने नहीं आते और उनको कुछ आता भी नहीं है। कई ऐसे सारे प्रोफेसर्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि इनको क्या आ रहा है। अब जेएनयू जैसे जगहों पे, जेएनयू में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल स्टडीज़ में पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता, उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो हैं आरएसएस से, बीजेपी से, तो वो क्या करते हैं कि उनकी विचारधारा के जो लोग हैं अपने स्टूडेंट को पहले से बोल के रखते हैं कि नहीं, जैसे मैं क्लास में एंटर करूंगा तो आप बोल देना कि सर हिंदी में क्लास लेना, तो मैं हिंदी में क्लास लेने लगूंगा क्योंकि मुझे मुझे इंग्लिश नहीं आती है। जिन्हें में पीएचडी कहीं और से हो रही है, कंप्यूटर साइंस से सोशल साइंस में अपॉइंटमेंट हो रहा है। मतलब इस तरीके की धांधली जेएनयू में चल रही है। जेएनयू नहीं, मतलब जेएनयू और भी ढेर सारे विश्वविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में। मेरा कहना ये है साजिद जी कि अगर कुछ चीज़ें जो जेएनयू में हो रही हैं, अगर जेएनयू में हो रही हैं तो सोचो कहाँ नहीं हो रही होंगी। जेएनयू के अलावा डीयू में आप देख लीजिए, हर जगह उनके लोग या उस काबिल नहीं हैं, तो फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है उसको एक रेट पे बेच दिया जा रहा है। मैं जब इंटरव्यू लेने के लिए आपका तैयार हुआ तो मुझे एक सवाल दिया गया कि लोग आपसे नाराज़ हैं। आप ऐसे आईसा से हैं कि एएसएफ से हैं? मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं और जेएनयू में अभी जॉइंट सेक्रेटरी हूं। तो जैसे कि आपकी जो पार्टी है वो मतलब लेफ्ट में ही गिनी जाती है। मैं बता दूं आपको, 12 अगस्त 1936 को एएसएफ का गठन हुआ है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देश का पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे हमारे जो बड़े चेहरे हैं, नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी को तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्टेप थे जिनकी वजह से एएसएफ से निकाला गया था। अच्छा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को एएसएफ से निकाला गया था? क्यों निकाला गया था? अब उनकी कुछ जो उनकी कदम थे वो सही नहीं थे। बहुत डिटेल में ना जाएं तो अच्छा है। कदम मतलब, अरे आप कॉमरेड्स को सब कुछ मालूम होता है लेकिन आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नेहरू से लेके गांधी जी से लेके सब इसके फाउंडेशन में मौजूद थे। वहाँ से फैज़ अहमद फैज़ का नाम सुना होगा, बिल्कुल, बहुत बड़े शायर।
वो भी तो अपने लिखे हैं कि मेरा जो पॉलिटिकल स्टेप था, मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एआईएसएफ के थ्रू की थी। ओके। और एक दो चेहरे नहीं हैं, बहुत ऐसे चेहरे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम सुना होगा। तो ये जो स्टूडेंट फेडरेशन है आपका, तो इसमें भगवान में, रिलीजन में बिलीव करता है, विश्वास रखता है? नहीं, बाइकआउट करते हैं आप लोग? रिलीजन और भगवान, वो देखिए, भगवान या और रिलीजन जो है वो बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। पार्टी की विचारधारा अलग पार्टी होती की- है, पर्सनल चीज़ अलग होती है। मैं वही कह रहा हूँ, जब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिलीजन जो है ना पर्सनल चीज़ होती है। एआईएसएफ का मानना है कि धर्म जो है, हम्म, जब आप धर्म में जाएंगे तो आप दंगे फसाद की तरफ बढ़ेंगे। धर्म एक अफीम है। अफीम है, बिल्कुल है, ये बोलता है ऐसा। मार्क्स ने बोला है धर्म एक अफीम है। तो जब आप धर्म की तरफ जाएंगे तो आप एक झंझट में फंसेंगे। वहाँ से फिर आप न गरीबों की तरफ वो ध्यान दे पाएंगे, न समाज की तरफ ध्यान दे पाएंगे। एक ऐसे ग्रुप में फंसे रहेंगे जहाँ से आप निकल पाएंगे ना पूरी तरीके से रह पाएंगे। तो मतलब आप लोग विश्वास नहीं रखते हैं भगवान में, अल्लाह में, या किसी चीज़ में? भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ एआईएसएफ से, उसकी आइडियोलॉजी है कि अच्छा, वो धर्म में बिलीव एक नहीं सिनेरियो हो, जेएनयू में एक मंच लगा हुआ है, मंच पे बज रहा है भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, ठीक है? करता। हाँ, ये ऐसा कुछ हुआ अभी इधर भी? नहीं, मुशायरे कव्वाली मतलब ये गाना पूरा ये बजा है और इस पे ये परफॉर्मेंस हुआ है, जो भी हुआ ये पूरा नहीं, गाना पता हुआ नहीं, है। मैंने कभी अगर मैंने सुना नहीं है। अगर आयशा अपनी तरफ से भर दे झोली या मेरी या मोहम्मद बजाती है, तो क्या वो हिंदू विचारधारा की कुछ गानों को बजाना भी पसंद करेगी? नहीं, जो देखिए आयशा, कोर हिंदू आइडियोलॉजी को डिफाइन करें? देखिए मैं एआईएसएफ के बारे में मुझसे पूछिए। आप उसमें नहीं थे? अगर कोई लिटरेरी प्रोग्राम हो रहा है, मुशायरा हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है। अब उसमें मैं गया नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि कौन सा गाना बजा है, कौन सा नहीं बजा है। अगर कोई लिटरेरी प्रोग्राम हो रहा है, अदब का प्रोग्राम हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है। कैंपस में या यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। तो उसी में अगर जहाँ पे ये झोली मोहम्मद बज रही है, वहाँ अगर जय श्री राम के कुछ गाने बजे, तो क्या ये सही बैठते हैं वहाँ पे? कैसे सही scenario में? बैठते हैं? हम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? हम यहाँ पढ़ के समाज को सुधारने के लिए आए हैं। तो वही तो हम लोग बोल same रहे चीज़- हैं कि आयशा ऐसे गाने बजा रही है तो ये हिंदू गानों को क्यों नहीं प्रमोट करती है, अगर वो खुल करके इन गानों को बजा रही है तो? अरे मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे लिटरेरी, अगर मैं इतना ही जानता हूँ, वहाँ पे एक लिटरेरी प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ है या उसमें गाना चला है नहीं चला है, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। आयशा की गलती है फिर इसमें? आयशा की गलती क्या, मतलब कि उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे, उनकी गलती हो सकती है, या हो सकता है रैंडम कोई बजा दिया हो। ठीक है। तो और ये इलेक्शन 2025 में जो इलेक्शन होगा जेएनयू का, वो कब होने वाला है, कुछ उस पर अभी बताएंगे? उसके बारे में हम एक बातचीत में हैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक लड़ाई में भी हैं। वो बार बार बोल रहा है कि हम चुनाव नहीं करा सकते, कोर्ट के डायरेक्शन से चुनाव होगा। और हम देख रहे हैं कि जो लिंदो कमेटी के अकॉर्डिंग 6 से 8 वीक के अंदर चुनाव कराना होता है, अगर उस बीच में नहीं कराएंगे तो फिर चुनाव ही रुक जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन यही चाह रहा है कि चुनाव रुक जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी एक विचारधारा से आता है। तमाम यूनिवर्सिटी में यूनियन का चुनाव बंद कर दिया जा रहा है कि यहाँ से कोई आवाज़ ना उठ सके। तो यहाँ पे भी वही कोशिश है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि ये एबीवीपी घूम घूम के बोलती रहती है कि दीवारें जर्जर हैं, बाथरूम नहीं साफ़ हो रहे हैं, और एक कोई हॉस्टल भी खोलने की मांग कर रही है, और बहुत सारे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स किनको सॉल्व करने चाहिए? नहीं, क्या ये अगला मुद्दा बनने वाला है 3 साल का, कि इस साल भी, अगले साल भी, इससे अगले साल भी यही सेम मुद्दा रहे, और वो पता नहीं दीवारें जेएनयू की झड़ रही हैं कि नहीं जड़ रही हैं, चू रही हैं कि नहीं चू रही हैं? आप गलत बोल रहे हैं। ये सवाल जो है ना, ये एबीवीपी नहीं उठा रहा है, ये सवाल स्टूडेंट यूनियन उठा रहा है, जेएनयू से उठा रहा है। ओके। एबीवीपी क्यों उठाएगा? उसकी गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं एक हॉस्टल 4 साल से बंद पड़ा है उसको खुलवा देता? उसका देखिए ना, 4 साल हो गया हॉस्टल बने हुए, हॉस्टल में अभी कोई रहने नहीं गया है। और हॉस्टल का इनॉग्रेशन हो गया है 2024 में, फरवरी के महीने में, और अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, और फिर से उसका रिनोवेशन शुरू हो गया है, फिर से मरम्मत हो रही है।
अच्छा, एकाएक फिर से मरम्मत। हाँ, अभी खुला नहीं उसकी मरम्मत दोस्तों हुई। ये एक कितना- अलग टॉपिक है, ये परपंच है पूरा। कितना भ्रष्टाचार हुआ है कि हॉस्टल खुलने से पहले ही हॉस्टल की दीवारें खराब हो चुकी हैं, पेंट खराब हो चुका है, जो टाइल्स लगे हैं वो गिर रहे हैं, फिर से हॉस्टल को रिनोवेट किया जा रहा है। हाँ, किस तरीके से घोटाला हुआ होगा। जेएनयू के वीसी का भी तो आरएसएस से लोग बोलते हैं लिंक है, तो आप लोग कैसे बचाते हैं अपने वीसी को? हम तो वीसी के अगेंस्ट में है ना, हमेशा? हमारी डिमांड पूरी ही नहीं होती है। ओके। हमारी कौन सी डिमांड पूरी होती है? हम इलेक्शन जीतने के बाद चार्टर ऑफ डिमांड बना के लेके गए, उसमें हर एक मुद्दे को, हर एक डिमांड को, फेलोशिप से लेके वो हर मुद्दे पे यही बोल देती हैं, हर डिमांड पे यही बोल देती हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाते हैं तो वहाँ से उन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो सेक्रेटरी हैं वो जिन वाइट हैं, उनसे हम पूछते हैं तो वो बताती हैं कि नहीं इनफ फंड है, हम तो यहाँ से भेजते हैं फंड, वहाँ पे फंड मिसयूज़ हो रहा है तो हमें नहीं पता, हम तो पूरा फंड दे रहे हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बताएगी। अब कब आएगी, क्या change होगी, बताएगी, क्या होगा, वो तो बात की बात है, वो लेकिन बात की बात है। यहाँ से यूनिवर्सिटी तो स्मूथली चलना चाहिए। यहाँ पे गार्ड को टाइम से सैलरी नहीं आती है, मेस वर्कर को टाइम से सैलरी नहीं आती है, स्टूडेंट की फेलोशिप टाइम से नहीं आती है, जो एमसीएम है, बीएएमए में एमसीएम मिलता है, मेरिट कम मींस, वो टाइम से नहीं आता है। ओके। और हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, सेमेस्टर वाइज जो हॉस्टल का चार्ज है वो धीरे धीरे 50 रुपया 40 रुपया करके बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, धीरे धीरे वो भी increase। और नॉन नेट जो है 17-18 सालों से 5,000 है। 5,000 में कोई कैसे रिसर्च करेगा? 5,000 में कोई कैसे रिसर्च करेगा? और हमें उतना ही कोशिश करना है जितना एक जेआरएफ वाला कोशिश कर रहा है अपने रिसर्च में, सेम उतना ही एफर्ट लगानी है। फिर भी हमें या सिर्फ तो आप जेआरएफ में सीटें बढ़ाओ, आप तो फेलोशिप मानव जैसी फेलोशिप हटा दे जा रहे हो, क्योंकि उसमें मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का फ़ायदा है। हाँ। जो जो NF-OBC SC/ST जो फेलोशिप है उसको 11-11 महीनों से रोक के रखा गया है। क्यों? क्योंकि निचले तबके के लोग हैं, OBC SC/ST फेलोशिप का नाम है, नहीं दिया जा रहा है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और ये फेलोशिप इसलिए रखी गई थी कि एक निचले तबके से आने वाले लोग बराबरी में आएंगे, समाज के जो हाशिए पर के लोग हैं उनको एक फेलोशिप मिलेगा तो समाज में बराबरी होगी। हाँ, जिनको ज़रूरत है असलियत में। तो एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप बोल रहे हैं आने वाले लोग, तो आने वाले लोग हमेशा ये पूछा करते हैं, जैसे कॉमन सवाल होता है लोगों का कि एक मुस्लिम BHU में सेफ़ है कि नहीं है। हमारे चैनल पे ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं कि इज़ मुस्लिम सेफ़ इन BHU? तो क्या जेएनयू में एक मुसलमान होना क्या दिक्कत तो नहीं है ना कोई नहीं? आपको जिस तरीके की डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है 4 बजे जेएनयू में, मुझे लगता है आने वाले वक्त में यहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी, दलित आइडेंटिटी लेके सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार डराया जा रहा है, लगातार धमकाया जा रहा है, आइडेंटिटी पे हमला हो रहा है। अगर मैं जेएनयू कैंपस में मेरे से पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे दानिश, उनको उन्हीं की विचारधारा ABP से आने वाले लोगों ने कई बार अटैक किया है, कई बार उनको बंदी बनाने की कोशिश की गई है। ये तो पॉलिटिकल लेवल पे, मतलब ये पॉलिटिकल लेवल पे ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर बात करें कि कोई लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मेरा नाम हिमांशु खान है या हिमांशु मोहम्मद है या फिर हिमांशु पासी है, और मैं जेएनयू में पढ़ रहा हूँ, मेरा किसी से ऐसा मतभेद नहीं है पॉलिटिकल किसी से, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि तभी परेशानी होगी मुझे? परेशानी आपको कब नहीं होगी? आप हॉस्टल, जब वार्डन तक आपको आपके नाम पूछ के टारगेट कर रहा है तो आप कहाँ सेफ हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आएगा वो आपसे नाम पूछेगा, अगर आप नाम बताएंगे तो फिर उसका जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बाहर आएगा। आप कहाँ सेफ हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे मुसलमान या दलित बहुत ज़्यादा सेफ हैं, स्पेशली अभी के दौर में मुसलमान। ठीक है, तो ये रहा, हम साजिद से पूरी बात किए। साजिद, किस कोर्स में इनरोल्ड हैं आप? मैं PhD कर रहा हूँ सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ से। हाँ, तो ये रहे साजिद, और हमने पूरी बात की। और जो भी आपके कमेंट होंगे, आपके भी बहुत ढेर सारे विचार होते हैं, हर विचारधाराओं से लैस हैं आप, तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम अगले किसी वीडियो में किसी और इनके साथी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ों का सही से एक उत्तर मिल सके। कंक्लूज़न तक जब तक ना पहुँचे तब तक उस चीज़ को खोदते रहना चाहिए, मेरे प्रोसेस में ये बोला गया है। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से, तब तक के लिए हिमांशु धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद,
जय भारत।